आइए हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान कार्यक्रम में हो रही हैं शामिल देवीना मेहरा जी है जो कि फाउंडर और चेयरपर्सन फर्स्ट ग्लोबल से। आइए उनका करते हैं स्वागत। देवीना जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बाजार पर आए उससे पहले टीसीएस के साथ करना चाहता हूँ शुरुआत। नतीजे आए हैं और इस बार नतीजे के बाद थोड़ा सा टीसीएस और आईटी शेयर में हल्का जोश आया है। बताएं कैसे देखते हैं आप इस रिजल्ट को, और आईटी सेक्टर के लिए इससे क्या कोई बड़े संकेत मिलते हैं भारत के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी और नमस्कार आपके नमस्कार। दर्शकों को भी। आईटी के लिहाज से जहां तक मुझे याद है, जब लास्ट टाइम भी आपके चैनल पर आए थे तो मैंने यही बोला था कि मेरा ये मानना नहीं है कि एक तरह से कहें तो आईटी सर्विसेज का राम नाम सत्य हो गया है, क्योंकि ये चीज बहुत बार आईटी सर्विसेज सेक्टर के लिए कही गई। पहले था कि Y2K चला जाएगा तो उसके बाद तो कोई बिजनेस ही नहीं है। फिर वो सैस आया, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तब भी था कि अरे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है तो अब आईटी सर्विसेज का क्या होगा, डिजिटाइजेशन से क्या होगा, क्लाउड से क्या होगा। लेकिन वो सारे जितने भी मोड़ थे वो नेविगेट कर लिए आईटी सर्विसेज ने। और मेरा ये मानना था कि एआई के मामले में भी ऐसा होगा। और आप देखिए तो ऐसा भी नहीं है कि कभी भी नतीजे एकदम बहुत ही खराब आए हों या ऐसा कुछ हुआ हो। तो मेरा ये कभी मानना था ही नहीं कि ये सेक्टर मतलब नीचे गिरता ही जाएगा। ये हम लोग ओवरवेट तो नहीं रहे हैं सेक्टर पर हमारा निवेश रहा है ठीक-ठाक इसमें, बेंचमार्क से थोड़ा कम, पर बहुत कम भी नहीं। ऐसा नहीं कि हम ज़ीरो पर रहे हैं। तो ये क्योंकि आप एआई को भी देखिए तो कोई भी दुनिया में जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, किसी भी बड़ी कंपनी का, वो ऐसा नहीं कि एआई कंपनी को सीधा का सीधा अपने सिस्टम्स और डेटाबेस की चाबी दे देगा, क्योंकि वो बहुत सारे उसमें खतरे हैं, बहुत लेवल पे खतरे हैं। और तो बीच में आपको एनीवे आईटी सर्विसेज कंपनी की जरूरत होगी, इवन एआई को इंटीग्रेट करने के लिए भी। और अब तो खैर ये भी बात है कि एआई कितना इकोनॉमिकल है या नहीं। कई तो बड़ी एंटरप्राइजेज वाले कह रहे हैं कि हमको तो इसका नफा नुकसान बैठ ही नहीं रहा है। उबर के सीईओ ने भी ऐसा कहा कि हमने कोशिश करी एआई यूज करने की, पर बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो एआई और आईटी शेयरों पे आपकी राय हमेशा की तरह परफेक्ट रही। आप बताएं बाजार को लेकर क्या है राय? फिर से कुछ दिनों के आराम के बाद ट्रम्प साहब फिर से एक्शन में आए हैं। अब हमेशा वही डर रहता है, नेक्स्ट ट्वीट क्या आएगा, नेक्स्ट पोस्ट क्या आएगी। क्या वाकई में बड़ा डर है या फिर छोटी मोटी चीज़ें चलती रहेगी? देखिए, इतनी बार ये खेल खेला जा चुका है। आप देखिए पिछले कितने, अब फरवरी एंड से लेके अब तक 3.5 महीने हो गए। तो कितनी बार ये खेल खेला जा चुका है कि अभी बल्कि 4.5 महीने हो गए कि अभी खत्म हो गई वॉर, फिर नहीं नहीं खत्म नहीं हुई है। और हर बार आप देखें तो कोई ना कोई विश्व के बाजारों में, मतलब स्टॉक मार्केट में भी और तेल में भी, उससे पहले एक बड़ी पोजीशन लेता है, उसके बाद एक वो आता है, उसमें बड़ा सा प्रॉफिट बनता है। तो ये खेल तो बहुत बार खेला जा चुका है। और मुझे बहुत बड़ा खतरा तो नहीं नजर आ रहा है कि ऐसा कुछ फिर से। और अगले अगले ट्वीट में कहा भी है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि हाँ, इतना कोई फुल स्केल वॉर नहीं हो जाएगी। तो ये तो थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता रहेगा। दूसरी बात है कि अगर जो अमेरिका की जो ब्याज दरें हैं, खासकर जो समझ लीजिए जो लॉन्ग टर्म 10 ईयर बॉन्ड, 10 ईयर बॉन्ड और ये सब की जो है, उसमें जब वो ऊपर जाती हैं तो वो भी एक तरह से ब्रेक का काम करती हैं। क्योंकि ये अभी बीच में जब 5% के तकरीबन पहुंच गई थी तो वो 20 साल में सबसे ज्यादा ब्याज दर थी। और 20 साल पहले अमेरिका का जो डेट था वो इतना बड़ा नहीं था। तो वो एक तरह से ब्रेक का काम करती है। और दूसरी चीज जो ब्रेक का काम करती है कि अमेरिका के पेट्रोल पंप में पेट्रोल का भाव बहुत नहीं चले। तो ये दोनों चीज एक तरह से ट्रम्प ट्रम्प जी का हाथ रोकती हैं थोड़ा, ये हो हल्ला होने के बाद। तो मुझे ये बहुत बड़ा रिस्क तो नहीं नजर आ रहा है। और वैसे भी मेरा तो ये, मैंने जब वॉर शुरू हुई थी तो बिगिनिंग ऑफ मार्च में ही कहा था कि मेरा वीडियो है वो ऑन रिकॉर्ड कि जियो पॉलिटिक्स से आप बहुत ज्यादा बाजारों में रिएक्शन मत करिए, क्योंकि 125 साल का डेटा यही दिखाता है कि युद्ध से या कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन से बाजारों को फर्क नहीं पड़ता, सिवाय जो बाजार एक्चुअली उस युद्ध में शामिल है।
तो लंबे समय में तो डेफ़िनेटली बाज़ार ठीक हो ही जाते हैं। आपने बहुत स्ट्रॉन्गली ये राय भी दी थी कि डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, और वही राय फिर से आ रही है आपके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली, कि देवीना जी कह रही हैं कि ये भी चीज़ है, छोटी-मोटी दिक्कतें निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी बड़ी है नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। अ, अब एक और बात जो है वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिहाज से मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो लोग पैसा लगा रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल थोड़े मुश्किल भरे रहे हैं, रिटर्न्स बने नहीं हैं, चाहे उन्होंने लमसम पैसा लगाया हो या एसआईपी में लगाया हो। अब लोगों को लग रहा है थोड़ा-थोड़ा वापस हमारी एनएवी के नज़दीक आ रहे हैं। क्या करना चाहिए? उन्हें बने रहें, डटे रहें, या फिर निकल जाने का वक़्त है? इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको ज़रा 20-22 साल का डेटा देख बताती हूँ। 2004 से म्यूचुअल फंड में जो इनफ्लोज़ रहे हैं और आउटफ्लोज़ रहे हैं, उसमें आंकड़े यही बताते हैं कि हर बार जितनी बार बाज़ार का पीक हुआ है और बॉटम हुआ है, जो बड़े पीक और बड़े बॉटम हुए हैं, हर बार जो म्यूचुअल फंड इनफ्लोज़ हैं, वो पीक के बाद पीक करते हैं और बॉटम के बाद बॉटम करते हैं। तो आप बेसिकली म्यूचुअल फंड निवेशक जो हैं, जब बाजार बिल्कुल पीक पे होता है तब सबसे ज्यादा पैसे लगाते हैं, और जब बाजार बॉटम पे होता है तब सबसे कम पैसे लगाते हैं। ये हर पीक और हर ट्रफ का यही कहानी है। आप चाहे मतलब वो जीएफसी वाला देखें या कोविड वाला देखें या कोई भी देखें, तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि म्यूचुअल फंड निवेशक जो, अगर मैं एग्रीगेट में देखूं, तो बिल्कुल गलत समय पर पैसा लगाते हैं और गलत समय पर निकलते हैं। तो 2024 में सबको लगता था कि पैसा बनाना तो बहुत ही आसान है। मुझे लोग आके कहते थे कि बस खाली 30% होना चाहिए कंपाउंडिंग, बहुत ज़्यादा की हमारी इच्छा नहीं है। हमने कहा 30% कंपाउंडिंग किसको बोलते हैं, आप समझ रहे हैं? पर उस समय तो बोलते थे, मुझे कहा भी कितने लोगों ने कि आप क्यों रिस्क मैनेजमेंट की बात करती हैं, बिना कंजर्वेटिव होने की बात करती हैं। अभी तो सब चीज़ में पैसा अंधाधुन बन रहा है। उसके बाद अब हो गया है, कुछ लोग अब ऐसे आके कहते हैं कि जैसे अब भारत के बाज़ारों का कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो वो दोनों एक्सट्रीम गलत हैं। और ये जो गलत टाइम पे पैसा लगाना और निकालना, इसी के कारण निवेशकों का वो कंपाउंडिंग नहीं बनता है जो आप दिखाते हैं कि हाँ 20 साल में इतना कंपाउंडिंग हुआ, बाजार में ये हुआ। लेकिन कौन निवेशक है जो वो पूरा कंपाउंडिंग पाया हो जिसने? क्योंकि वो तो गलत टाइम पे घुसा और गलत टाइम पे निकल गया। और ये भारत ही नहीं, सब जगह वही हाल है। मतलब जो अमेरिका में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड था, जो पीटर लिंच चलाते थे, उनकी पुस्तकें लोगों ने पढ़ी भी हैं। वो उसने 29% कंपाउंडिंग दिया था, जो हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा है। लेकिन जो उसमें एवरेज निवेशक था, उसको खाली 7% कंपाउंडिंग मिला, क्योंकि वो गलत टाइम पे, क्योंकि होता यह है कि कोई भी स्ट्रैटेजी हो, चाहे मतलब उनकी थी पीटर लिंच की, या मैं अपनी भी स्ट्रैटेजी की बात करूं, तो ऐसा नहीं है कि हर साल आउट परफॉर्म करेगी। तो एक साल बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आया, उसके बाद सब लोग घुस गए उस म्यूचुअल फंड में। अगले साल अंडर परफॉर्मेंस आया तो आप निकल गए। तो ये चीज आप मत करिए। तो अगर आप जो भी एसआईपी कर रहे हैं उसको करते रहिए, उसको बार बार छेड़िए मत, उसी में नुकसान होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत अच्छे से आपने समझाया भी कि लंबे समय में आप बने रहेंगे, डटे रहेंगे, टिके रहेंगे तो ठीक है। इधर से उधर कूदा-फादी करेंगे तो उसमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है जिस पे मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ, चूँकि आप ग्लोबल मार्केट से बड़ी गहरी पकड़ रखती है। एक बड़ी चर्चाएँ ये भी चल रही कि अब जैसे कोरिया के बाज़ार 20% से ज़्यादा गिर गए, तो कहीं न कहीं रिवर्स एआई ट्रेड हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो क्या एक तो कि क्या वाक़ई में उनके गिरने से हमें फ़ायदा होगा क्या? ऐसा सोचना ठीक है? और कैसे देखती हैं आप पूरी इस एआई स्टोरी को ख़त्म होते हुए देख रही हैं, अभी जैसे आईटी कंपनियाँ ख़त्म नहीं हुई, वैसे एआई भी ख़त्म नहीं होगा? देखिए, मैंने इस पे कई सारे लेख लिखे हैं पिछले कुछ महीनों में जी, जी। कि एआई में जितना हाइप हो रहा है, उसमें निवेशकों का क्या पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। तो एक तो चीज होती है कि कोई टेक्नोलॉजी कितनी सफल होती है, वो एक कॉल वो होता है। फिर लेकिन वो टेक्नोलॉजी सफल हो रही है तो उसमें कौन सी कंपनी सफल हो रही है। और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा सफल हो भी, अगर आप पिछले कुछ सदियों में देखें तो एक रेल रोड ट्रेन की टेक्नोलॉजी, उसके बाद 20वीं सदी में देखें तो ऑटोमोबाइल और एविएशन, ये दोनों टेक्नोलॉजी ने एक तरह से कि हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं बिल्कुल बदल दिया। उसके बाद इंटरनेट ने। लेकिन ये सारे जो ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजीज में कहूँ, उसमें निवेशकों का पैसा बना या नहीं वो एक अलग ही कहानी है। तो आप देखिए तो ऑटोमोबाइल्स और एयरलाइंस में बहुत ही कम किसी का पैसा बना है। स्पेशली वेस्ट में, इंडिया में तो ऑटोमोबाइल तो वाला बूम बहुत बाद में आया। और
आप इंटरनेट में देखें तो एक तो वो .com बस तो सबको मालूम है 2000 का, लेकिन उसके बाद भी था कि ठीक है, सब हर एक की डेस्क पे इंटरनेट होगा, तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रही हैं कंपनियां, उनमें निवेश करिए। लेकिन वहां भी एक बड़ा बस्ट आया। आज भी जो अंडर सी केबल जिसपे इंटरनेट आता है बहुत सारा, वो एक कंपनी थी ग्लोबल क्रॉसिंग करके जिसने लगाया था, लेकिन अभी उनके केबल तो चल रहे हैं, लेकिन ग्लोबल क्रॉसिंग बैंकरप्ट हुए 20 साल हो गए। तो ये चीज जो होती है ना कि आप जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, आप इतना निवेश करते हैं कि उसमें कभी भी आपको रिटर्न ऑन कैपिटल नहीं मिलता है, उस पे आप पैसा नहीं कमा पाते हैं जितना आप डाल रहे हैं पैसा। आज 2026 में ये एस्टिमेट है कि जो टॉप 3-4 एआई कंपनीज हैं जो विश्व की, वो 800 बिलियन से लेके 1 ट्रिलियन तक का निवेश करेंगी इस साल। और जस्ट आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव देने के लिए, 2 साल पहले ये इन कंपनीज का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 150 बिलियन होता था। तो आप समझ लीजिए कितना गुना इस बार कर रही हैं, तो उस पर क्या रिटर्न बनेगा। और इसीलिए मैंने जब शुरू में बोला था कि अभी ऑलरेडी जो एंटरप्राइज जो कंपनीज हैं, जैसे उबर के सीईओ ने कहा कि हम जो एआई में वो जो हम लोग को इतना महंगा पड़ रहा है कि हम लोग नहीं करना चाहते अब उसको आगे। तो ये एक बड़ा चीज है कि आप उतना ज्यादा जब निवेश करेंगे तो उस पे आपको रिटर्न भी तो चाहिए। जो $1 ट्रिलियन लगाएंगे तो उसमें आपको साल का कितना रिटर्न चाहिए। आपने दूसरी चीज जो सेमीकंडक्टर्स की बात की, तो पहला तो ये था कि हाँ, बूम एआई कंपनीज में है, तो जिसको वो मैग्निफिसेंट 7 जो अमेरिका की 7 बड़ी टेक कंपनीज हैं, तो 2023-24 में वो कहानी थी। 2025 में वो कहानी थोड़ी धूमिल पड़ने लगी, क्योंकि 5 कंपनियां 7 में से अंडर परफॉर्म करने लगी। 2 ही गूगल और एनवीडिया ने पिछले साल आउट परफॉर्म किया। और अब आप देखिए तो एनवीडिया भी थोड़ा धीमा पड़ने लगा है। पेपर पे अर्निंग आ रही है, पर अब वैल्यूएशन 6-7 साल पुराने लेवल पे आ गया है। आई थिंक कुछ 18 टाइम अर्निंग पे चल रहा है वो। और अब हुआ कि अच्छा ठीक है, अब वही कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में करिए, तो जिसने जो लगा रहा है वो नहीं, जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर उनको दे रहे हैं, उनमें ही निवेश करिए। अब ये जो, इसीलिए मैं देखती हूँ कि जैसे जो गिफ्ट सिटी में ग्लोबल प्रोडक्ट्स आए हैं, उन्होंने भी यही किया कि पहले एआई में किया, अब सेमीकंडक्टर में किया, क्योंकि आप खाली वो एसेट गैदर कर रहे हैं कि हाँ, हमको आता है ग्लोबल निवेश, जबकि आपको नहीं आता है। सच्ची बात तो ये है कि हम तो कर रहे हैं ग्लोबल कंपनीज की रिसर्च 1999 से। तो ये सारी जो कंपनीज हैं, चाहे वो टीएसएमसी, सैमसंग हो, या यूएस में माइक्रॉन, एनवीडिया, एएमडी, इंटेल, इन सबको हम लोग 25 साल से देख रहे हैं। तो ये बहुत ही वॉलेटाइल सेक्टर है, बहुत ही सिक्लिकल सेक्टर है। ये सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, तो इसमें आपका एक तो ये खुद बहुत कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। दूसरा, ये जो आप निवेश करते हैं, मतलब जो आपका अर्निंग है, जो सबसे पहले रेवेन्यू है, वो डिपेंड करता है किसी और के कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो अब इस साल तो 800 बिलियन 900 बिलियन निवेश हो रहा है एआई में, पर 2 साल बाद इतना होगा क्या? तो इस साल तो आपके पास डिमांड भी है और आप मुंह मांगे दाम भी ले रहे हो। आप माइक्रॉन को देखो तो क्या उसके मार्जिन हो गए हैं, पर ये सस्टेनेबल है कि नहीं, वो बात हो जाती है। तो मुझे तो लगता है यहाँ बबल फॉर्म हो रहा है और इसमें बहुत सारा लेवरेज पैसा भी जा रहा है। तो जिस दिन कोरियन मार्केट 10% घटी थी, बहुत सारे लेवरेज ईटीएफ्स 30-35% घटे थे, और लोग लेवरेज लेकर इन ईटीएफ्स को ले रहे हैं। तो मतलब कितने लेवल पे लेवरेज बढ़ रहा है, आप ये सोचिए। तो मेरे हिसाब से तो वो थोड़ा खतरे वाली बात है। अब जो इतने डेप्थ में नहीं जाते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि ग्लोबली अब बहुत सारे ओल्ड इकोनॉमी सेक्टर चल रहे हैं। इस साल आप 2026 देखें तो अमेरिका में भी, अमेरिका पूरा विश्व नहीं है, मैं ये हमेशा अंडरलाइन करती हूँ, लेकिन आप जैसे अमेरिका में देखिए तो वो जो स्मॉल और मिड कैप उनका इंडेक्स है रसल 2000, उसमें रिटर्न एसएनपी से 2-2.5 गुना है इस साल। इवन जो बिल्कुल ओल्ड इकोनॉमी है, डाउ जोन ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स, जिसमें लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं और एयरलाइंस हैं और ऐसी कंपनीज हैं, वो तो एसएनपी से ऑलमोस्ट 3 गुना रिटर्न दिया है इस साल। तो वो सब चीजें लोगों को समझ ही नहीं आती, बिकॉज वो उतना डेप्थ में जा ही नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ऊपर से जो 5 कंपनी इधर और 6 कंपनी उधर का हमको नाम मालूम है, उतना जानना काफी है। उतना जानना काफी नहीं है, और उन कंपनीज का भी आपको लॉन्ग टर्म इतिहास नहीं मालूम है कि वो स्टॉक्स कितने वॉलेटाइल हैं। ट्रू, एकदम बिल्कुल आपने अच्छे से विस्तार से इसको समझाया भी, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देवीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और सारे मुद्दों पर और बाजार के डायरेक्शन पर अपनी राय देने के लिए।